except first and second segments. Except first and second segment. ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड सेगमेंट छोड़कर बाकी सब सेगमेंट में हमको न्यूमरस नेफ्रिडियोपोर्स मिलेगा. इस तरह से ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे नेफ्रिडियोपोर्स मिलेंगे. तो इसका नंबर याद करने की अब डिपेंड करता है कितने सेगमेंट्स है बॉडी में. दैट्स ऑल. सो न्यूमरस माइन्यूट पोर्स थ्रूआउट बॉडी वॉल एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकेंड सेगमेंट. ओके, नेक्स्ट आइए सीटे. CT or each CT is S-shaped. It is S-shaped and अभी बताया हर सेगमेंट के मिड लाइन में भीतर की तरफ हमको S-shaped उसकी जो स्किन का एपिडर्मिस पार्ट होता है उसमें थोड़ा पार्शियली एम्बेडेड दिखता है माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखेंगे इसके स्किन को. बट किसको छोड़कर, फर्स्ट सेगमेंट को छोड़कर, क्लाइटेलम को छोड़कर और लास्ट सेगमेंट को छोड़कर. ठीक है, सो एस शेप्ड यहाँ पे सेगमेंट लिखो. ऑल सेगमेंट्स एक्सेप्ट फर्स्ट, लास्ट एंड 14, 15, 16 मतलब क्लाइटेलम रीजन. ठीक है, एक्सेप्ट फर्स्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट एंड 14, 15, 16 मतलब कौन सा, दैट इज क्लाइटेलम रीजन. ओके, नाउ नेक्स्ट आइए एनस. नेचुरली एनस इज द लास्ट ओपनिंग. जैसे माउथ एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ओपनिंग है तो लास्ट है एनस. अर्थवर्म का एंटायर एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट ट्यूब लाइक, कहीं पे भी कॉइल्ड नहीं होता है. जैसे बाकी का देखते हैं, चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे वो फ्रॉग हो, ह्यूमन हो, कॉइल्ड होता है पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन लाइक दिस. But here entire alimentary canal is throughout straight. So anus naturally last segment. ठीक है, last segment. Next point, average. Next point लिखिए, average total number of metameres. Average earthworm में total number of metameres according to your book 100 to 120. ठीक है, 100 to 120. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हम बकल कैविटी. बकल कैविटी जैसे इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है, जब आप बुक रीड करेंगे देखेंगे इट बिगिन विथ माउथ इन द पेरिस्टोमियम विच इज कवर्ड बाय द प्रोस्टोमियम. इट इज फॉर द इनटेक ऑफ फूड. माउथ ओपन्स इनटू अ स्मॉल बकल कैविटी 1 to 3rd सेगमेंट. उसके बाद फैरिंग्स आता है. फैरिंग्स के बाद बुक में देखेंगे इसोफेगस के बाद स्टमक के बाद इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन द टिफ्लोसोल पोजीशन. टिफ्लोसोल कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब विलाई के समान स्ट्रक्चर्स होते हैं विच फॉर द इंक्रीज द इफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन. तो टिफ्लोसोल जिस पार्ट में है इंटेस्टाइन के उसको कहते हैं टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन. उसके पहले के कुछ सेगमेंट कहलाते हैं जहाँ टिफ्लोसोल नहीं है, प्री टिफ्लोसोलर. और टिफ्लोसोल के पीछे के सेगमेंट्स जहाँ पे फिर टिफ्लोसोल नहीं आता है पोस्ट टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन कहते हैं. तो इंटेस्टाइन को फिर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री टिफ्लोसोलर, टिफ्लोसोलर एंड पोस्ट टिफ्लोसोलर. नीट पॉइंट ऑफ व्यू लिखा के दे रहे हैं. जब ये पार्ट रीड करेंगे तो थोड़ा सा शायद हो सकता है इस पार्ट को समझने में आपको मुश्किल जाए, तो उसको सिंपल फॉर्म में सेगमेंट्स के साथ लिखा दे रहे हैं. ठीक है, बाकी पूरा सिंपल है, एक बार रीड करेंगे समझ में आएगा. सो नेक्स्ट इज बकल कैविटी. So next is buccal cavity 1 to 3rd segment. कितने सेगमेंट तक है, 1st to 3rd. चलिए ये वाला पार्ट समझा दिया है पूरा डायग्राम के साथ. ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करना है. रटने वाला पार्ट है. ठीक है, ये क्या है, रटने वाला है. ये सेगमेंट्स के नंबर और फंक्शंस जो है रटने वाला है, उसको सिंपल फॉर्म में आपको लिखा के दे रहे हैं. बस एक बार रीड करेंगे आप. ठीक है, एक एक डायग्राम के साथ उसको समझाने का नहीं है क्योंकि ये जो है ये आपके कोर्स में एक्चुअली है नहीं. आइए चलिए, अब आता है मस्कुलर फैरिंग्स.
नेक्स्ट पार्ट इज द मस्कुलर फेरिंग्स, एंड फेरिंग्स जो है ये फोर्थ सेगमेंट पे है सर, ठीक है, फोर्थ ही रखेंगे आप, फेरिंग्स फोर्थ सेगमेंट पे है। ये फेरिंग्स का आपका यदि बुक देखेंगे तो उसमें थोड़ा सेगमेंट्स ठीक से क्लियर नहीं समझ रहा है, पर जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला जो अर्थवर्म का डायग्राम बना हुआ है जिसमें फेरेंजियल नेफ्रीडिया दिखाया है, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया वो सब दिखाया है, तो वहाँ पे देखेंगे फेरिंग्स को ठीक से फोर्थ सेगमेंट में समझ में आ रहा है, ठीक है, तो फोर्थ ही लेना है, फेरिंग्स का सेगमेंट नंबर फोर्थ लेना है, दैट इज करेक्ट ओनली। इसोफेगस, इसोफेगस नैरो ट्यूबुलर है, 5th to 7th सेगमेंट, बस नोट डाउन करो। नेक्स्ट मस्क्यूलर गिजर्ड आता है, देन अगेन मस्क्यूलर गिजर्ड, बट कॉकरोच के समान इसके गिजर्ड के अंदर कुछ काइटिनस टीथ वगैरह, काइटिनस प्लेट्स वगैरह नहीं होते हैं, बट स्टिल इट टेक पार्ट इन ग्राइंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स जो वो लेता है, इंजेस्ट करता है। मस्कुलर गिजर्ड 8th to 9th, हाँ ठीक है। इसोफेगस के बाद गिजर्ड आता है, बकल कैविटी, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, गिजर्ड, देन स्टमक, ठीक है, गिजर्ड छूट गया था मेरा, गिजर्ड देन स्टमक। स्टमक आता है 9th to 14th, इसका मतलब है जो गिजर्ड है हाफ ऑफ द 9th तक गया, 8th एंड हाफ ऑफ द 9th, और नीचे का लोअर 9th वाला सेगमेंट जो है हाफ ऑफ द लोअर 9th सेगमेंट से लेकर 14th तक स्टमक हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है गिजर्ड जो है मिड 9th तक गया और फिर नीचे वाला जो 9th वाला पार्ट आप बच गया वहां से स्टमक शुरू हो जाता है, 9th to 14th, ठीक है। जैसे बुक में नंबर्स दिए हैं सेगमेंट नंबर वही याद करना है। इंटेस्टाइन हो जाएगा 15th to लास्ट सेगमेंट, 15th to लास्ट सेगमेंट उसका इंटेस्टाइन रहेगा, 15th to लास्ट सेगमेंट इज द इंटेस्टाइन। अब का इंटेस्टाइन को 3 में डिवाइड किया है, टिफ्लोसोलर, प्री टिफ्लोसोलर, टिफ्लोसोलर एंड पोस्ट टिफ्लोसोलर। सो इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गया 15th से, सो प्री टिफ्लोसोलर होगा 15th to 26th, प्री टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन। याद रखो टिफ्लोसोल जो होता है ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोसा ऐसे फोल्ड्स बनाते हैं, मालूम है आपको, वैसे ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको टिफ्लोसोल कहते हैं, एंड विच इंक्रीजेस द एब्सॉर्प्टिव सरफेस एरिया फॉर व्हाट, फूड, एब्जॉर्प्शन फॉर फूड, तो उसी तरह का काम करता है। तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज टिफ्लोसोल इज एनालोगस टू विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एनालोगस, फंक्शन सेम। पर ये प्री टिफ्लो, याद रखो प्री टिफ्लोसोलर पार्ट और पोस्ट टिफ्लोसोलर पार्ट में विलाई टिफ्लोसोल नहीं होता है। तो प्री टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन लिखिए 15th to 26th सेगमेंट, ब्रैकेट में लिखो नो टिफ्लोसोल, मतलब यहाँ पे फूड का डाइजेशन वगैरह होगा पर टिफ्लोसोल नहीं है, मतलब उस तरह से एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड नहीं हो रहा है। तो जो डाइजेशन भी और एब्जॉर्प्शन दोनों जो होगा वो मिड इंटेस्टाइन मतलब टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन में होगा। सो नेक्स्ट इज टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन। नाउ टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन नेचुरली 26 के बाद से, मतलब फ्रॉम 27 segments except last 23 to 25 segments. Now इसका मतलब क्या है, इसको समझ लो। टिफ्लोसोलर मतलब 26 के बाद से शुरू हो गया, मतलब 27 से हो गया। अब सपोज अर्थवर्म के पास टोटल 120 सेगमेंट्स है, कितने 120 सेगमेंट्स है यदि हम मान के चलते हैं। सो 27 से लेकर उसका समझ लीजिए 95 सेगमेंट तक, 27 से लेके 95th सेगमेंट तक उसका टिफ्लोसोलर होगा। और आखिर के जितने बच गए, आखिर के कितने बच गए अब
120 है मतलब 25 बच गए, तो पीछे के जो 25 हो गए 23 से 25 वो हो जाएगा पोस्ट टिफ्लोसोलर। आ गया समझ में? आखिर के जो 23 से 25 वाले बच गए आखिर के सेगमेंट, तो वो हो जाएंगे पोस्ट टिफ्लोसोलर। ओके, सो टिफ्लोसोलर फ्रॉम 27 सेगमेंट एक्सेप्ट लास्ट 23 to 25। मतलब यदि 120 उसके टोटल सेगमेंट है तो हम कहेंगे 27 से लेकर कहाँ तक 95 या 97 तक, 95 और 97 सेगमेंट तक। ठीक है, तो इस तरह से होगा। और आखिर के जो पीछे के 23 से 25 रहेंगे वो उसके कहलाएंगे पोस्ट टिफ्लोसोलर। तो टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन लिखिए विथ विलाई लाइक टिफ्लोसोल, विथ विलाई लाइक टिफ्लोसोल। इसका हम फंक्शन अलग से लिखाएंगे, ठीक है, फंक्शंस वाला हम चार्ट अलग से बना के देंगे। ये अभी सेगमेंट्स वाला रखने के लिए है और बाद में दूसरा। चलिए नेक्स्ट आइए, पोस्ट टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन। पोस्ट टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन, तो नेचुरली अब इसके सामने क्या लिखेंगे? लास्ट 23 to 25 सेगमेंट्स। ठीक है, क्या लिखेंगे? लास्ट 23 to 25 सेगमेंट्स, और यहाँ पर भी टिफ्लोसोल नहीं होगा। तो टिफ्लोसोल प्री टिफ्लोसोलर में भी नहीं है और पोस्ट में भी नहीं है। कहाँ पर है? बीच वाले में। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब तो इस तरह से अर्थवर्म को इजी वे में बता दे रहे हैं कैसे आपको याद करना है। चैप्टर तो ये याद कर लेंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे एक बार, पर उसमें क्या पार्ट याद करना है, किस तरह से याद करना है, तो वो हम इजी फॉर्म में आपको चार्ट फॉर्म में लिखा के दे रहे हैं। ठीक है, हो गया इतना? चलिए अब आइए नेक्स्ट, ब्लड ग्लैंड्स। ठीक है, ब्लड ग्लैंड्स। ब्लड ग्लैंड्स देखेंगे आपके बुक में, जैसे हाँ, ब्लड ग्लैंड्स वो होते हैं जो कि ब्लड सेल्स बनाते हैं इसके, जिसको हिमोसाइट्स कहते हैं। ऑल आर कलरलेस बिकॉज, और ये ब्लड कॉर्पसूल्स तो बनाते हैं, साथ में हीमोग्लोबिन भी तैयार करते हैं, और वो हीमोग्लोबिन इसके प्लाज्मा पार्ट में डिसॉल्व होता है। किसमें? प्लाज्मा। Therefore, earthworm plasma is red in color. Plasma take part in transportation of gases, oxygen, etc. Through the bloodstream, जो कि स्किन के थ्रू, मालूम है इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन मॉइस्ट स्किन होता है, स्किन के थ्रू जब डिफ्यूज होके जो ऑक्सीजन गैसेस अंदर ब्लड स्ट्रीम में आता है तो हीमोग्लोबिन उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ डिसॉल्व है? प्लाज्मा पार्ट में। Therefore, all corpuscles are colorless and they are basically phagocytic in action. They are called hemocytes. तो ब्लड ग्लैंड्स क्या बनाते हैं? ब्लड कॉर्पसूल तैयार करता है, साथ में हीमोग्लोबिन बनाता है। वो फंक्शन में हम बाद में लिखेंगे। तो ब्लड ग्लैंड्स का पोजीशन होता है 5th, 6th and 7th सेगमेंट्स। ठीक है, 5th, 6th और 7th सेगमेंट्स में ब्लड ग्लैंड्स पाए जाते हैं। 5th, 6th and 7th सेगमेंट्स। नाउ अब आइए आप लैटरल हार्ट्स। नाउ अब आपके बुक में अर्थवर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम बना है। तो ये जो भी मैं सेगमेंट्स भी लिखा के दे रही हूँ, आइदर टेक्स्ट में लिखा हुआ है कुछ, या फिर जो फोटोज बने हुए हैं, पिक्चर्स बने हुए हैं, उसमें आपको सेगमेंट देखकर उसको पॉइंट आउट करना है, वैसे लिखा के दे रही हूँ। जैसे मालूम है अर्थवर्म का जो सर्कुलेशन है दैट इज क्लोज्ड सर्कुलेशन, एंड क्लोज सर्कुलेशन में इसके पास बेसिकली डॉर्सल ब्लड वेसल और वेंट्रल ब्लड वेसल, मेन 2 ब्लड वेसल्स है। डॉर्सल ब्लड वेसल इज द लॉन्गेस्ट ब्लड वेसल एंड वेयर ब्लड सप्लाई इज फ्रॉम पोस्टीरियर टू इंटीरियर, मतलब पोस्टीरियर टू हार्ट की तरफ उसका आता है, आगे की तरफ ब्लड फ्लो होता है, और इसमें इंटरनल वाल्व्स भी पाए जाते हैं। किसमें? डॉर्सल ब्लड वेसल। डॉर्सल ब्लड वेसल का है बिकॉज इट्स पोजीशन इज डॉर्सल टू द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर से जा रहा है, इसलिए बाहर से एक्सटर्नली जब हम अर्थवर्म को देखते हैं तो डॉर्सल साइड उसके ठीक सेंटर में एक डार्क लाइन दिखाई देती है। ठीक है, जब मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें एक पॉइंट आएगा, डॉर्सल साइड एक मिड
डार्क लाइन सेंटर से जाते हुए पास होती है, दैट इज एक्चुअली फॉर द डॉर्सल ब्लड वेसल, वो बताता है कि ये डॉर्सल ब्लड वेसल जा रही है। एलिमेंट्री कैनाल के नीचे से जो ब्लड वेसल जाती है उसमें फ्लो एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड ब्लड का होता है, उसको कहते हैं वेंट्रल ब्लड वेसल। तो ये एंटीरियर ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। कहीं पे एंटीरियर लूप कहते हैं, कहीं पे लैटरल हार्ट कहते हैं, कहीं पे लैटरल इसोफेजियल हार्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। और ये हार्ट उनके पल्सेटरी हार्ट्स कहलाते हैं। बहुत प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, पर भीतर ये हार्ट में भीतर वैल्व्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, अंदर सिंपल टाइप के वैल्व्स भी होते हैं हार्ट के अंदर। ठीक है, तो उस तरह से है। तो वो हार्ट की पोजीशन याद रखना है, कौन से सेगमेंट में हार्ट का लोकेशन है, बेस्ड ऑन द डायग्राम। ओके, बेस्ड ऑन द डायग्राम। सो विच टाइप, और बिसाइड दिस डॉर्सल ब्लड वेसल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल, एक और ब्लड वेसल का नाम मिलेगा सब न्यूरल ब्लड वेसल। सब न्यूरल मतलब बिलो द वेंट्रल नर्व कॉर्ड, मतलब नर्व कॉर्ड के नीचे से जो पास हो रहा है, पर आगे की तरफ जाकर उसका नाम बदल जाता है। आगे की तरफ जाता है तो उसका नाम बदल जाता है, तो इसलिए उसको हम मेन में नहीं लेते हैं। दो मेन है, डॉर्सल ब्लड वेसल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल, बट क्लोज्ड सर्कुलेशन है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इज फिक्स्ड either from posterior to anterior or anterior to posterior, like this. Okay, now so next लिखिए lateral hearts, और इसका पोजीशन है 7th and 9th segment, 7th and 9th segment। फिर आइए lateral esophageal heart, lateral esophageal hearts कहते हैं। इसका पोजीशन है 12th and 13th, 12th and 13th, मतलब ये भी दो हो गए, ये भी दो हो गए। ठीक है, ये भी दो हो गए, ये भी दो हो गए। ओके, नाउ फिर आता है एंटीरियर लूप्स। ठीक है, ये सब डायग्राम में दिखेगा। एंटीरियर लूप्स ये है 10th and 11th, मतलब ये भी दो हो गए। ठीक है, एंटीरियर लूप्स के अंदर वैल्व्स वगैरह नहीं होते हैं, जो हार्ट्स है उसके अंदर वैल्व्स देखे गए हैं। ओके, नाउ फिर आइए सेप्टल नेफ्रीडिया। अब इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज द नेफ्रीडिया, बट नेफ्रीडिया इज ऑफ 3 टाइप्स: सेप्टल नेफ्रीडिया, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया एंड फेरेंजियल नेफ्रीडिया। तो ये सेप्टल नेफ्रीडिया वर्ड यूज किया है, मतलब ये सेप्टास जो 2 मेटामियर्स है उसका जो अभी इंटरग्रूवल बताया सेगमेंट, वहाँ पे होते हैं, पर उसका नंबर, उसका पोजीशन फिक्स्ड है। ये सेप्टल नेफ्रीडिया जो होगा 15th टू लास्ट सेगमेंट तक जाएगा। 15th सेगमेंट से है। 15th सेगमेंट से क्या शुरू होता है? इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन पार्ट से आ रहा है। ठीक है, पूरे इंटेस्टाइन में जो नेफ्रीडिया है वो कहलाते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया। पर हमने एक याद करो, नेफ्रीडियोपोर स्टार्टिंग में लिखाया था, तो नेफ्रीडियोपोर जो है वो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया जो होता है, इंटेग्यूमेंट्री मतलब स्किन, डायरेक्टली स्किन के थ्रू बाहर निकल रहा है, तो इट इज प्रेजेंट थ्रूआउट द सेगमेंट्स एक्सेप्ट द फर्स्ट 2, सेकेंड और थर्ड सेगमेंट को छोड़कर पूरी जगह पर इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया होते हैं, जो डायरेक्ट एक्सक्रीशन को बॉडी वॉल के थ्रू बाहर निकालते हैं। तीसरा एक और होता है फेरेंजियल नेफ्रीडिया। ये 3 सेगमेंट्स में होते हैं, 4th, 5th और 6th तक ही लिमिटेड होते हैं, पर इनकी जो डक्ट है वो फेरिंग्स में पहुंचती है। इनकी जो नेफ्रीडियो डक्ट होती है वो फेरिंग्स में खुलती है, और फेरिंग्स से फिर जो भी वेस्ट वगैरह है वो फूड के साथ बाहर निकलता है। वैसे जो सेप्टल नेफ्रीडिया है, इसका भी, ये भी 15th ऑनवर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो ये सब जो भी सिलोमिक फ्लूइड से वेस्ट कलेक्ट करके वो इंटेस्टाइन में डाल देता है, और फिर अनडाइजेस्टेड फूड के साथ वो बाहर निकलता है। इसका मतलब है इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया डायरेक्ट बॉडी वॉल के थ्रू, नेफ्रीडियोपोर के थ्रू बाहर एक्सक्रीट करता है, तो उनको कहते हैं एक्सटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया, एक्सटेरोनेफ्रिक। बट फेरेंजियल नेफ्रीडिया एंड सेप्टल नेफ्रीडिया भीतर एक ऑर्गन में अपना एक्सक्रीटा पहुंचाते हैं, जैसे फेरिंग्स में या इंटेस्टाइन में, इसलिए इनको कहते हैं एंटेरो, ENTERO, एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया। मोर और लेस ये तीनों टाइप के नेफ्रीडिया एक ही टाइप के दिखते हैं, कॉइल्ड
ट्विस्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉइल्ड ट्विस्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं with ciliated nephrostome, with ciliated nephrostome, that's all. Coiled twisted structures होते हैं. Now, तो septal nephridia का location याद रखो, 15th to last segment, 15th to last segment, intersegmental, ब्रैकेट में लिखिए intersegmental septa, मतलब ग्रुप, जैसे 5th 6th बताया था वैसे 15 16 16 17 ऐसा, ठीक है. 15th to last segment, intersegmental septa, intersegmental septa, septa मतलब जो पार्टीशन दिख रहा है, और बाहर जितने सेगमेंट है इजीली हम ओपन करेंगे तो हमको वैसे पार्टीशन दिखते हैं, तो वी कैन इजीली काउंट कि कौन से सेगमेंट में क्या पार्ट दिखाई दे रहा है. चलिए नेक्स्ट आइए, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया. इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया मतलब डायरेक्ट स्किन के थ्रू बाहर आएगा, और ये होता है थर्ड टू लास्ट सेगमेंट, थर्ड टू लास्ट सेगमेंट, ब्रैकेट में लिखो ओपन थ्रू बॉडी सरफेस, ओपन थ्रू बॉडी सरफेस, इसलिए कहते हैं इसको एक्सटेरो नेफ्रिक नेफ्रीडिया, एक्सटेरो नेफ्रिक नेफ्रीडिया. ओके, नाउ तो फर्स्ट सेकंड सेगमेंट को छोड़कर, कहने का मतलब है फर्स्ट सेकंड सेगमेंट को छोड़कर, इसलिए नेफ्रीडियोपोर मैंने लिखाया था माइन्यूट मेनी पोर्स जो डायरेक्ट बॉडी सरफेस से खुलता है एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट, ठीक है. तो वो नेफ्रीडियोपोर इसी का रहता है. नेक्स्ट लिखिए फेरिंजियल नेफ्रीडिया, ठीक है. ये सब डायग्राम के साथ आपके बुक में समझाया है, दिखाया है, ठीक है, उतना रिटन पार्ट नहीं है, दिखाया है. ये रहेगा 4th 5th एंड 6th, 4th 5th 6th टफ्ट के फॉर्म में. कैसे है? टफ्ट फॉर्म, 4th 5th एंड 6th सेगमेंट. ओके, और ये फेरिंग्स पार्ट में ओपन होगा. इसका मतलब है ये जो सेप्टल वाला नेफ्रीडिया है, अलग से लिख सकते हैं आप नीचे, सेप्टल एंड pharyngeal nephridia are collectively called enteronephric, collectively called enteronephric nephridia. Why? Because septal वाला जो है वो intestine 15th onwards है, मतलब intestine part में जो भी excreta collect कर रहा है सीलोम वगैरह से, सराउंडिंग से, ठीक है, ciliated funnel के हेल्प से, तो वो इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा और ये फेरिंग्स में उसकी डक्ट्स खुलेगी. बुक में समझ में आ जाएगा, फेरिंग्स पार्ट में खुल रहा है जो कि 4th सेगमेंट में है, ठीक है, इसलिए इसको फेरिंजियल नेफ्रीडिया कहा है. ये हर सेप्टा में है, 15th ऑनवर्ड्स हर सेप्टा में है, इसलिए इसको सेप्टल नेफ्रीडिया कहा है. तो ये दोनों को एंटेरोनेफ्रिक कहते हैं, जबकि इंटेग्यूमेंट्री वाला जो है एक्सटेरोनेफ्रिक है, डायरेक्टली स्किन सरफेस के थ्रू एज नेफ्रीडियोपोर बाहर एक्सक्रीट कर देगा डायरेक्टली, ठीक है. नेक्स्ट लिखिए चलिए नेक्स्ट लिखिए नर्व रिंग. नर्व रिंग जैसे कॉकरोच में पड़ा था, उसके हेड पार्ट में एक रिंग बनता है बाय सुप्राइसोफेजियल एंड सब इसोफेजियल गैंग्लिया कनेक्टेड विथ सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव, वैसे ही इसके फेरिंग्स के ऊपर तरफ एक गैंग्लिया होगा, फेरिंग्स के ऊपर तरफ, ठीक है, सुप्रा फेरिंजियल, और फेरिंग्स के नीचे तरफ हो जाएगा सब फेरिंजियल, आपस में इस तरह से जुड़ेगा और एक रिंग बनेगा. फेरिंग्स पार्ट में से एक रिंग बनेगा, ठीक है, ऐसे रिंग बनेगा और उसको कहेंगे नर्व रिंग, उसको कहेंगे नर्व रिंग. ये जो इसका सुप्रा फेरिंजियल गैंग्लिया है, सुप्रा फेरिंजियल गैंग्लियन है, इसको सेरेब्रल गैंग्लियन या ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, पर इसके पास हेड बोल के पार्ट नहीं है, ठीक है, जैसे कॉकरोच में तो हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है, वैसा हेड नहीं है. इसका
फर्स्ट सेगमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टोमियम कहते हैं फर्स्ट सेगमेंट को। ओके, लाइक दिस, ऐसा हो गया। और उसके बाद इसके पास मालूम है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और हर सेगमेंट में गैंग्लिया रहेगा। जितने भी सेगमेंट है हर सेगमेंट में इस तरह से गैंग्लिया रहेगा। तो गैंग्लियोनेटेड बहुत सारे, हर सेगमेंट में एक व्हाइट कलर का सेंटर में दिखेगा वेंट्रल, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड विथ न्यूमरस सेगमेंटल गैंग्लिया। ये सब क्या कहलाएंगे, इनको कहेंगे हम सेगमेंटल गैंग्लिया। ये सब क्या है, सेगमेंटल गैंग्लिया है। ये सुप्रा हो गया, ये सब फेरिंजियल। कॉकरोच में हमने सुप्रा इसोफेजियल और सब इसोफेजियल पढ़ा था। ये है नर्व रिंग। तो नर्व रिंग जो है लिखिए थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट, नर्व रिंग थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट। अब आइए ओवरीज। नाउ जैसे मालूम है अर्थवर्म इज हर्मैफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, मतलब सिंगल इंडिविजुअल विथ मेल एंड फीमेल बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, with both the reproductive organs, so naturally ovary और testis दोनों है। पर basically earthworm is protandrous, protandrous, earthworm is protandrous का मतलब है, pro मतलब पहले, androus मतलब है मेल टेस्टिस, मतलब टेस्टिस पहले मेच्योर होता है, स्पर्म्स पहले मेच्योर होते हैं कंपेयर टू द एग्स। तो इसमें जो हर्मैफ्रोडाइट तो है, पर स्पर्म्स पहले तैयार हो जाते हैं, एग्स बाद में तैयार होते हैं। ठीक है, प्रोटैंड्रस है, इसलिए इसको हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है। इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, क्रॉस एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उसके कोकून के अंदर होता है। कोकून के अंदर जब कोकून को वो सॉइल में छोड़ देता है तो वो कोकून के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो क्रॉस एंड एक्सटर्नल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एंड अर्थवर्म इज hermaphrodite, bisexual, monoecious. Now, तो ओवरीज होती है वन पेयर, और ये है 12th और 13 सेगमेंट के बीच में, 12th and 13th में। चलिए इसको जल्दी से दिखा देते हैं। ये 12th सेगमेंट है, ये 13th सेगमेंट है। तो ओवरीज जो होती है ऐसा दिखता है। ये एक हो गया, ठीक है। तो 12th और 13 के ये जो सेप्टम है, इंटरसेगमेंटल ग्रुप वहाँ पे होता है, तो ऐसा लिखेंगे वन पेयर, ठीक है, वन पेयर। इसके अंदर फिर ऐसे एग्स बनते हैं, ऐसे एग्स बनते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। ओके, इंटरसेगमेंटल सेप्टम लिखिए, इंटरसेगमेंटल ग्रुप और सेप्टम। फिर डायग्राम में देखेंगे ओविडक्टल फनल लिखा है। ओविडक्टल फनल ये होता है 13 सेगमेंट में वन पेयर, 13 सेगमेंट में ऐसे ये फनल है, ठीक है। इसके नीचे से सीलिएटेड है, जैसे एग्स बनेंगे इसके अंदर गिरेंगे, ठीक है। 13 सेगमेंट में आता है, 13 सेगमेंट में आता है। 32 ओविडक्ट, फिर इसके बाद ओविडक्ट बनेगा, ये भी वन पेयर हो जाएगा, ठीक है। ओविडक्ट ये होगा मिड 14th में इस तरह से जाएंगे और खुलेगा, ठीक है। मिड 14 तक पहुंचेगा और दोनों ओविडक्ट फ्यूज होकर फीमेल जेनाइटल एपर्चर में खुलेगा। इसलिए ये जो फीमेल जेनाइटल एपर्चर है हमको मिड वेंट्रल साइड दिखाई देगा। तो दिस फीमेल जेनाइटल एपर्चर इज फॉर व्हाट? रिलीज ऑफ एग। तो यहाँ से क्या निकल रहा है? एग जो बने यहाँ पे पहुंचे फनल में, ओविडक्ट यहाँ से निकला, ठीक है। तो इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है। तो मिड 14 आउटसाइड ओपन एज फीमेल जेनाइटल पोर, आउटसाइड ओपन एज फीमेल जेनाइटल पोर। नाउ फिर आइए टेस्टिस। टेस्टिस 2 पेयर्स होंगे, डायग्राम देखेंगे आप। टेस्टिस ओवरी तो वन पेयर है, बट टेस्टिस आर 2 पेयर्स और उनका सेगमेंट है 10th and 11th सेगमेंट, ठीक है। डायग्राम में देखेंगे और जहाँ पर टेस्टिस है ठीक उसी सेगमेंट में नीचे मिलेगा टेस्टिस सैक। क्या मिलेगा? टेस्टिस सैक्स। ये भी 2 पेयर्स होंगे, सेम 10th
एंड 11th, 10th एंड 11th में। फिर आइए स्पर्मिड्यूकल फनल, जैसे ओविडकल फनल था वैसे स्पर्मिड्यूकल फनल, ये 2 पेयर्स होंगे, क्योंकि टेस्टिस 2 पेयर है तो ये सब भी 2-2 पेयर होंगे। ये 1 पेयर था बिकॉज ओवरीज 1 पेयर थी, ठीक है। ओविडकल फनल्स 2 पेयर्स, ओविडकल फनल भी सेम 10th एंड 11th सेगमेंट में आएंगे, 10th एंड 11th सेगमेंट में आएगा, ठीक है। ये सब डायग्राम से देखकर बना के दे रहे हैं आपको, ठीक है, क्योंकि आपको कैसे पढ़ना है, यदि इसको स्टडी करना है तो कैसे करना चाहिए, तो इसलिए आपको ये लिखा के भी दे रहे हैं, ठीक है। ये सेगमेंट सब मुझे याद है, पर कोई पॉइंट छूट ना जाए इसलिए आपको मैं दिखाकर लाइन से, जैसे बुक में है चैप्टर्स, उस लाइन से, उस ऑर्डर से लिखा के दे रही हूँ, ठीक है। ओविडकल फनल, फनल है ये, फनल, ठीक है। ओविडकल फनल था, ये स्पर्मिडकल फनल है, 10th एंड 11th, ठीक है। फिर आता है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल हमने कॉकरोच में भी देखा था, ये भी 2 पेयर्स होंगे, बट ये हो जाएगा सेमाइनल वेसिकल 11th एंड 12th, 11th एंड 12th सेगमेंट पे आएगा। फिर आएगा वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया मतलब स्पर्मेटिक डक्ट, जिसको हम स्पर्म डक्ट या स्पर्मेटिक डक्ट कहेंगे। नेचुरली काफ़ी लंबा रहेगा, डायग्राम में देखेंगे आप, और ये होगा 11th to 18th। देखिए 11th to 10th और 11th में है, जैसे ये, ठीक है। 11th से लेकर 18th तक, 11th से मतलब ये स्टार्ट होता है जहाँ पे सेमाइनल वेसिकल है, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल से शुरू होता है 11th to 18th, और दूसरा हो जाएगा 12th to 18th, ठीक है। 11th to 18th, 12th to 18th, डायग्राम में ठीक से देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। फिर आता है एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड, जैसे कॉकरोच में भी एक्सेसरी, मशरूम ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड या कोलैटरल ग्लैंड इन फीमेल और मेल, लाइक दिस, वैसे एक्सेसरी ग्लैंड ये भी 2 पेयर्स होंगे, और ये होगा 17th एंड 19th सेगमेंट, 17th एंड द 19th सेगमेंट पे, जहाँ पे हमने जेनाइटल पैपिली पढ़ा है, तो मतलब इसका कुछ सिक्रीशन बाहर निकलेगा through the genital papillae, and for the copulation, for the fixing between the 2 earthworm, तो वो है accessory glands। copulation में help करेगा इसका secretion 17th और 19th वेंट्रो लैटरल साइड से जेनाइटल पैपिली के थ्रू इसका सिक्रीशन बाहर निकलेगा, जिसको जेनाइटल पैपिली कहा था 17th और 19th सेगमेंट में, याद करो, ठीक है। फिर इसके पास एक प्रोस्टेट ग्लैंड भी रहेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड भी रहेगा, विच इज 1 पेयर, थोड़ा बड़ा फैला हुआ रहेगा, डायग्राम में देखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। और लिखिए एक्सटेंड फ्रॉम 17th to 20th segment, extend from 17th to 20th सेगमेंट। देखिए ये रटने वाला है, इसलिए मैंने कहा है जिसको बाकी पूरा एनिमल किंगडम, लोकोमोशन, स्केलेटल सिस्टम ये सब अच्छे से याद हो गया है, याद हो रहा है, तभी इसको करिए, अदरवाइज ज़्यादा लोड मत लो, ठीक है ना। फिर आता है नेक्स्ट कॉमन प्रोस्टेट एंड स्पर्मेटिक डक्ट। कॉमन प्रोस्टेट एंड स्पर्मेटिक डक्ट, और ये खुलता है 18th सेगमेंट में, ये खुलती है 18th सेगमेंट में। कॉमन नेचुरली ये 1 पेयर होगा, 18th सेगमेंट में खुल रहा है, 1 पेयर है, ठीक है। फिर लिखिए लिम्फ ग्लैंड्स, बुक में फिर एक लेबल किया है लिम्फ ग्लैंड्स। लिम्फ ग्लैंड्स जहाँ तक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो ड्रॉ किया है उसमें दिखाया है लिम्फ ग्लैंड्स, एंड दैट इज 20